हेलो बच्चों, सबसे पहले कुछ शेयर करना चाहते हैं तुम लोगों से कुछ बात। उसके पहले 10th का जो रिज़ल्ट आया है, तो आपके जो भी दोस्त भाई बहन उन लोगों को कांग्रेट्स। आई होप सब लोग काफ़ी अच्छा किए होंगे। बट ड्यू टू अभी जो कोविड-19 कोरोना जो चल रहा है, उसके वजह से अभी तो फ़िलहाल कोई बैच नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चों का इंक्वायरी आ रहा है कि कब से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी ये जो लॉकडाउन की वजह से बैच नहीं दे पा रहे हैं। तभी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो फिर आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन नोटिस, आप लोग सब जानते ही हैं कि अभी जो कोरोना का जो है ये बहुत अभी क्रिटिकल टाइम है। इतने दिन से लॉकडाउन में आप लोग रहे, बट अब जो सिचुएशन है ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब जी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उसके कारण कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, फैल रहा है। आप लोग को डेटा देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा केसेस कोरोना के आ रहे हैं। तो गांव में भी जो लोग बाहर से आए हैं, तो आप लोग से ये कहना है कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करें। और अभी बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। बी सेफ, पहले सेफ रहे, सुरक्षित रहे, फिर सब कुछ चलेगा। तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हमारे बस का जो चीज़ है वही चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो सबसे बढ़िया तरीका जो बचने का है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और गर्मी भी बहुत है तो थोड़ा क्रिकेट कम खेलें। हाँ, ज़्यादा धूप में क्रिकेट नहीं खेलें, थोड़ा जब सनसेट हो जाए तो खेलना शुरू करें। ऐसा नहीं कि दोपहर में ही क्रिकेट खेलने लगे, तो ये सब नहीं करना है। पहले सेफ्टी, हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखें, उसके बाद सब कुछ होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सारे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे और जो नॉर्म्स जो है कोरोना से सेफ्टी के लिए, हैंड वॉश रेगुलर करते रहेंगे। जो इसका बचने का जो तरीका है, जो बचने का उपाय है, उसको फॉलो करेंगे आप लोग। उसको दो चीज़ मेनली है कि अपना हैंड वॉश रेगुलरली करते रहें, अपने हाथ से आईज़, नोज़ या चीक, गाल, ये मुंह को टच नहीं करेंगे हाथ से, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। और दिन भर में जितना मैक्सिमम हो सके अपने हैंड वॉश करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों, अभी हम गॉस लॉ बताएंगे। गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ का यूज़ क्या है। तो गॉस लॉ की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किससे करते थे, कूलम्ब्स लॉ से, पिछले चैप्टर में। और अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किससे फाइंड करेंगे, गॉस लॉ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, गॉस लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि अगर कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, तो गॉस लॉ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो इसका ज़रूरत ये है कि कूलम्ब्स लॉ से हम सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सारा केस ऐसा होता है जो कि कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या फिर कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाता है। तो जहाँ कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना या तो असंभव हो या बहुत लेंदी हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करते हैं और गॉस लॉ की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो गॉस लॉ समझने से पहले, इसका एप्लीकेशन क्या, व्हाट इज गॉस लॉ, इसको जानने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है कि गॉस लॉ जो लागू होता है, जो अप्लीकेबल है गॉस लॉ, वो क्लोज सरफेस में होता है। कूलम्ब्स लॉ की तरह सिंपल गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। गॉस लॉ लगाने से पहले हमको क्लोज सरफेस चाहिए। कहाँ लगता है, क्लोज सरफेस में। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो लिखते हैं कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस में अप्लीकेबल होता है, मतलब लागू होता है, क्लोज सरफेस में अप्लीकेबल होता है। अब क्लोज सरफेस क्या है, तो ऐसा नहीं कि हम जिस तरह का भी क्लोज सरफेस ले ले चलेगा। क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब इसका मतलब हम जानते हैं, होना चाहिए। और ये क्लोज सरफेस जो होता है वो क्लोज सरफेस
दिया हुआ नहीं रहता है कि कौन सा क्लोज सरफेस है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी चीज को समझना है कि किस केस में कौन सा क्लोज सरफेस लिया जाएगा। ये काल्पनिक होता है, ये हम लोग को खुद से सोचना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्वेश्चन के अनुसार कि कौन सा क्लोज सरफेस लेंगे। तो ये क्लोज सरफेस काल्पनिक होता है और इस क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि क्लोज सरफेस काल्पनिक होता है और काल्पनिक क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ये गॉस के नाम पे पड़ा, तो नाम है गॉसियन, बट हमको कंसीडर करना है कि सरफेस कौन सा होगा किस सिचुएशन में। तो थोड़ा हिंट कर देते हैं कि यहाँ जो क्लोज सरफेस, क्लोज मतलब बंद, सरफेस बंद होना चाहिए। एंड अलग अलग सिचुएशन में हम लोग क्लोज सरफेस अलग अलग लेते हैं। मेनली 3 क्लोज सरफेस का इस चैप्टर में यूज होगा। तो मुख्यतः 3 क्लोज सरफेस का उपयोग होता है। पहला है गोलाकार, स्फेरिकल इसको कहते हैं। दूसरा होता है बेलनाकार, सिलिंड्रिकल इसको कहेंगे। और तीसरा है घनाकार, इसको हम लोग क्यूबिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो जैसे गोलाकार है तो ये हर तरफ से सिमेट्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल है ऐसे, तो ये भी सिमेट्रिकल होता है। और एक क्यूबिकल, घन के आकार का, घनाभ नहीं, घनाभ सिमेट्रिकल नहीं होगा, घन सिमेट्रिकल होगा। तो घन लेंगे, सारा सरफेस क्या होगा इक्वल। इस तरह से ये 3 क्लोज सरफेस का यूज करते हैं। ये स्फेरिकल हो गया, ये सिलिंड्रिकल हो गया और ये क्यूबिकल हो गया। ये 3 क्लोज सरफेस यूज करेंगे और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद एक सेंस डेवलप होते जाएगा कि किस परिस्थिति में, किस केस में कैसा क्लोज सरफेस हम लोगों को लेना है। तो पॉइंट जरा रिमाइंड करेंगे, अभी कुछ पॉइंट्स और हैं कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल होता है, यानी इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर गॉस लॉ है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, यानी देयर मस्ट बी क्लोज सरफेस। और इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्लोज सरफेस दिया नहीं रहेगा, वो क्लोज सरफेस हम लोग को सोचना है कि किस परिस्थिति में, किस केस में कैसा क्लोज सरफेस लेना है। तो उसके लिए हमको इस 3 पे विचार करना है, गोलाकार लेंगे, बेलनाकार लेंगे या घनाकार लेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो सुटेबल रहेगा उसके अनुसार लेंगे। और इन सरफेसेस को काल्पनिक होता है क्योंकि हम अपने मन से मानते हैं, और क्लोज सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ये जो लेते हैं इसी को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आता है एरिया वेक्टर का यूज होगा। एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को यहाँ हम लोग वेक्टर की तरह कंसीडर करेंगे। एरिया वेक्टर, देखिए एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर अब जैसे क्या है ना कि गोला है, इसका कुछ एरिया होगा, ये सिलिंडर है, इसका एरिया होगा, ये क्यूब है, घन है, इसका एरिया होगा। तो यहाँ हम लोग इस एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा क्लोज सरफेस पर नॉर्मल यानी लंब होता है। नॉर्मल को क्या कहेंगे, अभिलंब होता है। ये अपने मन से हम लोग ले लेंगे, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किधर हम डायरेक्शन ले एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर इज ए सीडो वेक्टर, सीडो मतलब फॉल्स। तो इसका डायरेक्शन हम पे डिपेंड करेगा किधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है। तो हम लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसको सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, सतह पे लंब होना चाहिए। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की दिशा हमेशा क्लोज सरफेस पे क्या होता है, लंब होता है। इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है गॉस लॉ का एप्लीकेशन में। अब गॉस लॉ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं क्या है।
तो एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको कहेंगे हम लोग विद्युतीय फ्लक्स। तो इसका दो परिभाषा है, दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखिए। तो पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? विद्युतीय बल रेखा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है कि किसी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है और इससे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट डेफिनेशन होता है कि किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स क्या हुआ? इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिस थ्रू द क्लोज सरफेस। कि किसी क्लोज सरफेस से जितना विद्युतीय बल रेखा गुजरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखिए कि किसी बंद सतह से, बंद सतह मतलब क्लोज सरफेस, बंद सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स। ये क्लोज सरफेस हो गया, इससे जितना विद्युतीय बल रेखा गुजरेगा वो क्या कहला जाएगा? विद्युतीय बल रेखा जितना होगा वो विद्युतीय फ्लक्स। इस पे हम लोग क्वेश्चन बताएंगे तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले समझे कि किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये पहला परिभाषा याद रखिएगा, इसको दिमाग में रखना नहीं, डेफिनेशन को समझिए कि बंद सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यानी अगर विद्युतीय फ्लक्स पूछा जा रहा है तो आपको ये समझना है कि बंद सतह से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या पूछा जा रहा है। समझ में आया कि अगर विद्युतीय फ्लक्स पूछा जा रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये डेफिनेशन आएगा एग्जाम में, आपको विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या पूछेगा, तो यानी फ्लक्स पूछ रहा है। तो जहां भी विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या पूछा जाए तो आप समझिएगा कि क्या पूछा जा रहा है? विद्युतीय फ्लक्स। हम इसमें एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर होगा। अभी देखिए, तो इसका फर्स्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब देखिए इसका सेकेंड डेफिनेशन क्या है। जैसे इसका सेकेंड डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि जैसे कोई क्लोज सरफेस है, कोई चार्ज है प्लस यहाँ पे, अब चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लीजिए किसी पॉइंट पे हम ले लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है ये सरफेस पे नॉर्मल। ये अब ये नहीं सोचना है जैसे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर सरफेस पे नॉर्मल। ये नहीं सोचना है कि इधर एरिया वेक्टर क्यों नहीं है, हम कहीं भी ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उसको सरफेस पे क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको फाई से डिनोट करते हैं, इससे फाई से। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई और ये होता है E डॉट ds। यानी दूसरा परिभाषा क्या हुआ? E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ds हो गया एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर भी पढ़े होंगे, डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बिंदु गुणनफल विद्युतीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर का बिंदु गुणनफल विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा परिभाषा, पहला तो बताया था कि क्लोज सरफेस से जितना विद्युतीय बल रेखा गुजरता है वो विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है और सेकेंड डेफिनेशन क्या हो गया कि विद्युतीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर का बिंदु गुणनफल विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये डेफिनेशन याद रखना है। तो देखिए अभी बताया फ्लक्स का डेफिनेशन तो सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। वेक्टर से क्या होता है तो वेक्टर में आप लोग पढ़े हैं कि ए डॉट बी है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। हम बार बार बता रहे हैं कि ई जो है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र है। डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है। और थीटा जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। थीटा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। फ्लक्स हो गया ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। ये थीटा याद रखना है कि थीटा जो है 0 से 180 डिग्री के बीच में होता, मतलब 0 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता और 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा क्या है, 0 डिग्री से कम नहीं होगा और 180 डिग्री से छोटा नहीं होगा। चल तो अभी हम फ्लक्स बता रहे हैं, तो विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े, ई डॉट डी एस, और ये क्या आ गया, ई डॉट डी एस से ई डी एस कॉस थीटा। थीटा तो ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हुआ थीटा किसके बीच का कोण है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एरिया वेक्टर इधर ds, ये असमोलिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या होगा, 0। तो यहाँ से देखेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 1, तो ई डी एस बचा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लक्स मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। केस सेकंड देखेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ये प्लस की चार्ज है, इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए और इधर एरिया वेक्टर है ds, तो दोनों परपेंडिकुलर है। ds इधर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री। तो फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 0। तो फ्लक्स क्या आ गया, 0। यहाँ फ्लक्स क्या आया था, पॉजिटिव। केस 3 देखो, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब डायरेक्शन अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जैसे ये प्लस की चार्ज है, सपोज करो इधर ds एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल 180 डिग्री। तो फ्लक्स हो जाएगा ई डी एस कॉस 180 माइनस 1, तो ई डी एस माइनस 1, तो फ्लक्स हो गया माइनस ई डी एस। तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा, ये देखिए। तो इसी पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी होता है, ठीक है।
फ्लक्स पॉजिटिव निगेटिव और जीरो होता है। यहाँ से देख लिया, जब डायरेक्शन सेम है तो फ्लक्स पॉजिटिव आ गया, अपोजिट है तो निगेटिव आ गया, तो परपेंडिकुलर है तो जीरो। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अदिश। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया वोल्ट पर मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, वोल्ट मीटर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा एम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया पहले इतना, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का mL_2 बटा IT इंटू एल स्क्वायर, तो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा mL³ I-1 T-3, ये बीमा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा कितना होता है, तो mL³ I-1 T-3, अदिश राशि है, इसका दो यूनिट होगा, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, तो ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आप लोग दोनों डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ध्यान से देखेंगे, अगले दिन हम इस पे क्वेश्चन बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये बताएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।